हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हिंदी बुक गद्यखंड भाग का पार्ट 3 संपूर्ण क्रांति का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं। तो जो लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला नंबर प्रश्न है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। ये हमारा पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का क्या विचार था और आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का यही विचार था कि नई पीढ़ियां ही देश का भविष्य है। और अर्थात वह नई पीढ़ी के लोगों से बार बार कहते थे कि उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए। आंदोलन का नेतृत्व वे इन शर्त पर स्वीकार करना चाहते हैं कि मुझे सामने से खड़ा करके कोई पीछे से डिक्टेट नहीं करेगा, नहीं तो आज इस नेतृत्व को स्वीकार करूंगा और कल इस नेतृत्व को छोड़ दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि आप सभी की बातों को सुनूंगा और फैसला मेरा होगा। यानी जयप्रकाश नारायण मतलब ये बताएं, आंदोलन के विचार अपना ये रखें कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं वही जो है मतलब कि आगे आने वाले समय में क्या करेंगे, देश का भागदौड़ को संभालेंगे। ठीक, तो क्यों ना नई पीढ़ी के लोगों को ही मतलब कि समझाया जाए, बताया जाए, उनको जो है मतलब कि आंदोलन के नेतृत्व के बारे में मतलब बताया जाए, क्योंकि वही नेतृत्व स्वीकार करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि वो नौजवान है, उनके अंदर शक्ति है, उत्साह है। और जयप्रकाश नारायण जब नेतृत्व को स्वीकार कर भी लेते हैं तो वो शर्त यही रखते हैं कि मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है कि मुझे नाम के लिए नेता बना दिए हैं और जब फैसला लेने का बात आया, कुछ कहने का बात आया तो लोग की बातों को मैं मानूं। नहीं, लोग मेरी बातों को मानेंगे, मैं सबका बात को सुनूंगा, लेकिन फैसला जो होगा, जो मैं कहूँगा वो मेरा बात होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ऐसा चाहते थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलेंगे तो इसमें कहा गया है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि में की कौन सी बातें आपको जो है प्रभावित करती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दूसरा का उत्तर होगा कि जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। वे साइंस के छात्र थे। वे कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में रहे थे। फिर बिहार विद्यापीठ से वे आईएससी की परीक्षा पास किए थे और स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे कि अमेरिका में लड़के मजदूरी करके पढ़ सकते हैं। तो वे अमेरिका गए और वहाँ के कारखानों में काम किए, बागानों में काम किए, जहाँ जानवर मारे जाते थे उन कारखानों में भी उन्होंने काम किया। इतवार के दिन वे कुछ और टाइम में होटल का काम छोड़कर जूता साफ करने का काम भी करते थे। इस प्रकार इतनी संघर्ष और गरीबी में वे वहाँ बीए पास किए और उन्होंने स्कॉलरशिप भी मिलने लगी और बाद में वे डिपार्टमेंट के असिस्टेंट बन गए और फिर ट्यूटोरियल क्लास भी लेने लगे थे। यानी जयप्रकाश नारायण का जो छात्र जीवन था वो बहुत संघर्षशील रहा। वो मतलब कि संघर्षों के साथ जो है अमेरिका गए, वहाँ कामकाज करके पढ़ाई लिखाई किए, वहाँ जो है इंटर ग्रेजुएशन जो है पास किए, तो फिर जो है उनको स्कॉलरशिप मिलने लगा, तो थोड़ा बहुत जो है उनकी स्थिति अच्छी हुई। तो ये इनका जो अमेरिका प्रवास था, इसमें मतलब कि छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास में मुझे तो इनकी जो अमेरिका प्रवास की अवधि थी वो बहुत प्रिय लगी, क्योंकि उसमें उन्होंने जो है मतलब कि अपना क्या किए कि संघर्ष करके और मतलब गरीबी में जो है बहुत क्या किए, अपना जीवन वहाँ पर बिताए थे। इसके बाद अगर तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। इसको आप लोग जो जरूर याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो इसका उत्तर होगा कि यह तो सत्य है कि जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका में थे तो वे कम्युनिस्ट थे, अर्थात वो मार्क्सवादी थे। जब वे भारत लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे, किंतु वे कांग्रेस में दाखिल हुए। वो कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि लेनिन द्वारा कही गई बात उनको अच्छी तरह याद थी। लेनिन ने यह बताया था कि जो गुलाम देश है
वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। लड़ाई का नेतृत्व तो भले ही पूंजीपतियों के हाथ में हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, इसलिए वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। मतलब जयप्रकाश नारायण ये सोचते थे, या जब वो मतलब कि अमेरिका में थे तो वहाँ पर घोर कम्युनिस्ट थे, ठीक मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे तो उसको उन्होंने पढ़ा था। लेकिन जब भारत लौटे तो इस कम्युनिस्ट पार्टी में वो शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो मतलब कि लेनिन के बात को याद रखते हैं कि लेनिन कहे थे कि जो गुलाम देश है उनको आज़ादी के लिए जो है खुद को अलग नहीं रखना चाहिए, सब मिलजुल करके जो है क्या करे कि आज़ादी की लड़ाई लड़े। लेकिन जो भारत जब ये आए, जब भारत जयप्रकाश नारायण अमेरिका में पढ़ाई लिखाई करने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब भारत लौटे तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि लोग जो है एक दूसरे से क्या अलग हैं, एक नहीं है, तो इसलिए ये क्या किया, कम्युनिस्ट में शामिल ना होकर के ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो कांग्रेस में कब शामिल हुए थे, तो हम आप लोगों को बताए थे कि 1929 ईस्वी में ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें बताया गया है कि पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। चौथा नंबर प्रश्न में हमें कह रहा है कि प्रसंग स्पष्ट करने के लिए, तो अगर हम पहला नंबर चौथा का क नंबर प्रश्न को देखेंगे तो इसमें कहा गया कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। इसका कहा जा रहा है कि प्रसंग स्पष्ट करें। तो हमें कैसे लिखना है, तो हमारा उत्तर लिखने का तरीका होगा कि प्रस्तुत गद्यांश या पंक्ति, यहाँ पे पंक्ति भी हो सकता है, ठीक ना, यहाँ पे हम लोग पंक्ति भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति संपूर्ण क्रांति पाठ से उद्धत है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों पर अत्याचार करने वाले को डेमोक्रेसी का दुश्मन बताया गया है। ठीक, वे देश समाज के दुश्मन होते हैं। जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालने वाले तो प्रजातंत्र के असली ही क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। इसी तरह अगर चौथा का ख नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका प्रसंग स्पष्ट करें। तो इसका भी उत्तर उसी तरीके का होगा कि प्रस्तुत पंक्ति या गद्यांश संपूर्ण क्रांति पाठ से उद्धत है, जिसमें जयप्रकाश बाबू ने अपने क्रमिक मूल सिद्धांतों का वर्णन किया है। उन्हें किसी व्यक्ति से मतभेद नहीं था, बल्कि सिद्धांत या कार्यनीति से विभेद था। इस प्रकार वे नीतिगत विरोध करते थे। मतलब जयप्रकाश नारायण जी ये सोचते थे कि मुझे किसी इंसान, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, मुझे झगड़ा तो केवल वैसे लोगों से है जो सिद्धांत और नीतियाँ बना रहे हैं जो वो गलत है, ठीक ना, जो सिद्धांत बना रहे, जो नीति बना रहे वो गलत है, तो उनको क्या करना होगा, बदलना होगा। तो इसलिए मैं उनसे क्या करता हूँ, झगड़ा करता हूँ, इसलिए मुझे और किसी चीज़ से उनसे झगड़ा नहीं है। तो जयप्रकाश नारायण जो है मतलब इसी वजह से जो है मतलब कि उनमें मनमुटाव था, ठीक, सिद्धांत और नीति को लेकर के। इसके बाद आगे चलेंगे पांचवा नंबर प्रश्न पर। इसमें कहा गया कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का जेपी ने उल्लेख किया है। तो इसका उत्तर होगा कि बापू और नेहरू से जेपी का विरोध तो रहता था, परंतु दोनों ही उनका बड़ा आदर करते थे, उन्हें प्रेम से समझाते थे और मुद्दों पर विचार विमर्श करते थे। उचित लगने पर जेपी के विचारों को स्वीकार भी करते थे। तो जेपी भी मतलब कि इनमें भी मतलब उनमें बड़प्पन था कि जयप्रकाश नारायण की बातों को लोग बुरा नहीं मानते थे। जयप्रकाश नारायण भी ये थे कि उनको जवाहरलाल नेहरू को ये बड़ा भाई मानते थे, उनका आदर सम्मान करते थे ये भी। तो दोनों लोगों की तरफ से जो आदर सम्मान का भाव था, लेकिन कभी गलतियां हो जाए जयप्रकाश नारायण से नहीं, जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू से कोई सिद्धांत या नीति बनाने में, कोई कार्य करने में, तब जयप्रकाश नारायण उनका क्या करते थे, उस मामले में विरोध करते थे। तो वो लोग भी बुरा नहीं मानते थे, वो लोग भी इनको क्या करते थे, समझाते थे। तो यही विशेषता का उल्लेख जो है इनके भाषण के दौरान किया गया है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग वीवीआई करके जरूर याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी से सहमत है, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो इसका उत्तर होगा कि आज़ादी के बाद जो हमें स्वराज्य मिला उससे जेपी खुश नहीं थे। आज़ादी के बाद भ्रष्टाचार की जड़ें और मजबूत हुई हैं। बगैर घूस या रिश्वत दिए जनता का कोई कार्य नहीं होता। शिक्षा संस्थाएं भी भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्टाचार के संबंध में जेपी का विचार सही था या सही है कि भ्रष्टाचार को जड़ से नष्ट करने हेतु व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा, नौकरशाही को जड़ से नष्ट करना होगा
और आज के नौकरशाह अभी भी अपने को जनता का सेवक नहीं समझते, वे अपने को सरकारी कर्मचारी समझते हैं। जो गुलामी के पहले उनकी सोच थी वही सोच वर्तमान में है। नौकरशाहों को जनता का सेवक समझना होगा, तभी भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। मतलब भ्रष्टाचार के संबंध में जयप्रकाश नारायण जो अपना विचार रखते हैं तो वो सही रखते हैं, वो सुझाव सही देते हैं। वो बताते हैं कि आज़ादी तो हमें मिल गई है, हम मतलब कि स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। तो इसलिए जेपी भी खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद भ्रष्टाचार जो है, करप्शन क्या हो गया और बढ़ गया है। ठीक, बगैर घूस का, रिश्वत का, जो जनता आम जनता है उसका कोई काम नहीं होता है, लोगों को घूस देना पड़ता है। ठीक, रिश्वत लेते हैं लोग तब किसी का काम करते हैं। शिक्षा संस्था, जो पढ़ने लिखने वाली संस्था है, वो भी चौपट हो चुकी है। तो इसीलिए जयप्रकाश नारायण चाहते हैं कि अगर इन सब चीज़ को ख़त्म करना होगा तो जो नौकरशाह, जो मतलब नौकरशाह मतलब कि जो कर्मचारी लोग हैं जो आज काम कर रहे हैं, तो उन्हें जो है मतलब घूस वूस नहीं लेना होगा। ठीक, उनको जो है मतलब कि बिना घूस के, बिना रिश्वत के कार्य करना होगा। अपने को जो है सरकारी कर्मचारी वो लोग समझते हैं, तो वो सरकारी कर्मचारी ना मान करके जनता का सेवक समझेंगे, तभी भ्रष्टाचार को हम दूर कर सकते हैं। ऐसा जो है जयप्रकाश नारायण कहते थे। इसी तरह आगे जब हम लोग देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न को, तो 7वां नंबर प्रश्न में बताया गया कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। तो इसका उत्तर होगा कि दलविहीन लोकतंत्र की परिकल्पना मूलतः साम्यवाद की ही है। ग्राम सभाओं के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने की बात साम्यवाद करता है। इस रूप में चुनाव, ठीक ना, इस रूप में चुनाव कराने से सरकारी खर्च भी थमेगा और भ्रष्टाचार भी। साम्यवाद और दलविहीन लोकतंत्र इसी को आधार मानता है, इसी कारण दोनों में साम्य है। इसके बाद हम लोग 8वां नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो इसमें बताया गया कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। तो इसका उत्तर होगा कि जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि संघर्ष समितियां सिर्फ शासन से ही संघर्ष नहीं करे, बल्कि समाज के हर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करे। सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के माध्यम से ही ये संघर्ष समितियां संपूर्ण क्रांति कर सकती हैं। मतलब जो संघर्ष है, वो संघर्ष समितियां हैं, उनसे जयप्रकाश नारायण यही मतलब विचार रखते हैं कि जो संघर्ष समितियां हैं वो क्या करे कि केवल शासन के खिलाफ संघर्ष नहीं करे, बल्कि समाज में जो भी प्रकार के अन्याय हो रहे हैं, अनीतियां हो रही है, विरोध हो रहे हैं समाज के लोगों के लिए, उन सभी के खिलाफ क्या करे, वो संघर्ष करे। ठीक ना। तो ये हमारा जो है 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे 9 नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा गया है कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण के सुझाव क्या हैं। तो जयप्रकाश जो नारायण थे वो स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के हिमायती थे, यानी प्राथमिकता देते थे कि स्वच्छ चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, बिना पक्ष को लेकर के चुनाव। वे बेहिसाब चुनावी खर्च को समाप्त करने के लिए दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इसमें ग्राम सभाओं के द्वारा बिना किसी खर्च के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकेगा। तो ऐसा जो है जयप्रकाश नारायण जो है चुनाव के सुझाव के बारे में वो मतलब सोचते थे कि चुनाव के सुझाव क्या हो कि स्वच्छ हो, चुनाव स्वच्छ हो, चुनाव में ज़्यादा खर्च ना हो। ठीक, वैसा प्रतिनिधि खड़ा हो जो मतलब कि आम व्यक्ति हो, गरीब हो, उसके जो है मतलब कि खड़ा किया जाए, ताकि वो गरीब लोगों के हित में जो है कार्य कर सके। तो जयप्रकाश नारायण चुनाव के बारे में, चुनाव सुधार के बारे में यही सुझाव अपना रखते थे। इसके बाद हम लोग 10वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 10वां नंबर प्रश्न जो है इसमें कहा गया है कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा कि दिनकर जी वेल्लोर में इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ जी गोयनका के यहाँ टिके हुए थे, मतलब रुके थे। जयप्रकाश नारायण भी मद्रास पहुँचे। दिन में दिनकर जी उनसे मिलने आए। ठीक, उन्होंने उन्हें अपनी कुछ हृदयग्राही कविताएं सुनाई। रात में दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उन्हें विलिंगडन नर्सिंग होम नामक अस्पताल में पहुंचाया गया, परंतु उन्हें बचाया न जा सका और उसी रात दिनकर जी का निधन हो गया। तो दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ था, तो विलिंगडन नर्सिंग होम। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दिनकर जी का निधन विलिंगडन नर्सिंग होम, जो एक मद्रास का अस्पताल था, वहीं पर इनका निधन हुआ था। रात में इनको क्या हुआ कि हार्ट अटैक आया, मतलब दिल का दौरा पड़ा। जब अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां पर बताया गया डॉक्टरों के द्वारा
कि अब ये नहीं बच सकते, इनका मृत्यु हो गया है। ठीक, बाकी जो है दिनकर जी जो है किसके यहाँ मतलब कि मेहमान बन के रुके थे, तो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे कौन, रामनाथ जी गोयनका, उन्हीं के यहाँ मालिक थे और उन्हीं के यहाँ जो है ये रुके हुए थे। ठीक, तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि दिनकर जी का निधन कहाँ किन परिस्थितियों में हुआ, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का क्या विचार था, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी से सहमत है, ये जितने भी मतलब क्वेश्चन है इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर इन सारे प्रश्नों का आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ नोट्स मिल जाए, इस क्लास का नोट्स मिल जाए, तो एसएस लोकर्स एकेडमी नाम से जो है टेलीग्राम पर चैनल है, उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। ठीक, आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना जो है अच्छे अच्छे मतलब प्रश्न उत्तर के कंटेंट हम ला रहे हैं, तो आप लोग से बस यही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।